नेम इज़ स्वाति खारी। आज हम बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की और देखेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन सोनेट्स ऑफ। देखिए बेसिकली ये एक कोटेशन है और पूछा गया है ये किसके बेस्ट सोनेट की कोटेशन है, शेक्सपियर के, जॉन मिल्टन के, ओलिवर गोल्ड स्मिथ के या थॉमस ग्रे की। देखिए जॉन मिल्टन एक ऐसे पोइट हैं जिन्होंने अपनी आई साइट लॉस्ट कर दी थी, जो टोटली ब्लाइंड हो गए थे। ये बेसिकली जॉन मिल्टन के सोनेट की कोटेशन है और किस सोनेट की, उस सोनेट का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में इन्होंने इस कोट को लिखा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जॉन मिल्टन की एज क्या थी जब वो बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके थे, तो ही वॉज 44 व्हेन ही बिकेम टोटली ब्लाइंड। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ द डार्क फ्लावर बाय जॉन गैल्सवर्दी इज़ अ। देखिए हमें ये पता चल गया है कि द डार्क फ्लावर है वर्क का नेम, जो कि किसने लिखा है, जॉन गैल्सवर्दी ने। जॉन गैल्सवर्दी का वर्क है। पूछा गया है कि ये वर्क क्या है, क्या ये एक लव ड्रामा है या ट्रेजिक प्ले है या लव नॉवेल है या कॉमिक प्ले है। देखिए द डार्क फ्लावर इज़ अ लव नॉवेल। ये लव नॉवेल है, बेसिकली इसमें एक लव स्टोरी दिखाई गई है। ये द डार्क फ्लावर इज़ अ लव नॉवेल विच वॉज रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम फॉकनर वॉन नोबेल प्राइज़। देखिए मैंने अब लगातार 2-4 नोबेल प्राइज़ विनर्स राइटर्स के क्वेश्चंस रखे हैं, बिकॉज़ नोबेल प्राइज़ अगर लिटरेचर में किसी को नोबेल प्राइज़ मिला है तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखते हैं विलियम फॉकनर वॉन नोबेल प्राइज़ इन 1950, 1947 या 1948 या फिर 1949। देखिए फॉकनर वॉन नोबेल प्राइज़ इन 1949 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉन नोबेल प्राइज़ इन। अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 1956, 1954, 1953 या फिर 1957 में। हेमिंगवे वॉन नोबेल प्राइज़ इन 1954, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी.एस. एलियट वॉन नोबेल प्राइज़ इन। देखिए टी.एस. एलियट ने कब नोबेल प्राइज़ वॉन किया था, 1950 में, 1947 में या 1948 में या फिर 1942 में। देखिए टी.एस. एलियट वॉन नोबेल प्राइज़ इन 1948, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ हु रोट अ पेयर ऑफ ब्लू आइज़। देखिए ये वर्क है, किसने लिखा है ये पूछा गया है, थॉमस हार्डी ने, यीट्स ने, गैल्सवर्दी ने या फिर हेमिंगवे ने। देखिए अ पेयर ऑफ ब्लू आइज़ इज़ अ वेरी फेमस वर्क जो थॉमस हार्डी का है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसे कब लिखा गया था, इट वॉज रिटन इन 1873 में लिखा गया है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज़ बाय थॉमस हार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ एडोनीज बिवेल्स द डेथ ऑफ। देखिए एडोनीज एक एलिजी है, एक पेस्टरल एलिजी है और पूछा गया है ये किसकी डेथ के ऊपर लिखी गई है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि एडोनीज लिखी किसने है, तो ये शैले की है, शैले की पेस्टरल एलिजी है और इन्होंने जॉन कीट्स की मृत्यु पर ये एलिजी लिखी है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ मैथ्यू आर्नोल्ड्स रग्बी चैपल कमेमोरेट्स व्हाट। बेसिकली ये पूछा गया है कि जो मैथ्यू आर्नोल्ड की ट्रेजिडी है रग्बी चैपल, ये किसकी डेथ मतलब किसकी स्मृति में ये लिखी गई है। कमेमोरेट्स माने होता है स्मृति, अपने फ्रेंड की डेथ पर लिखी है इन्होंने, उनकी स्मृति में या अपनी वाइफ की स्मृति में, अपने फादर की स्मृति में या फिर अपने रिलेटिव की स्मृति में। देखिए आर्नोल्ड की रग्बी चैपल जो है, देखिए सबसे पहले बता दूँ ये डबल ए नहीं आएगा, दैट इज़ आर्नोल्ड, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ARNOLD आर्नोल्ड है, ये डबल ए नहीं आएगा।
किसकी स्मृति में लिखी है बेसिकली रग्बी चैपल? इन्होंने लिखी है अपने फादर की डेथ पर। अपने फादर को याद करते हुए इन्होंने रग्बी चैपल रखी है, और इनके फादर का नाम है थॉमस आर्नोल्ड। अपने फादर पे लिखी है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, द डेथ ऑफ हिज फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द फोर्थ सेक्शन ऑफ द पोएम द वेस्ट लैंड इज टाइटल्ड। देखिए, वेस्ट लैंड के फोर्थ सेक्शन का टाइटल के बारे में पूछा है कि क्या टाइटल है फोर्थ सेक्शन का। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेस्ट लैंड किसने लिखा है। देखिए, वेस्ट लैंड लिखा है टी.एस. इलियट ने, और टी.एस. इलियट ने इस वेस्ट लैंड को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है, और हमसे पूछा गया है कि फोर्थ सेक्शन ऑफ द पोएम वेस्ट लैंड इज़ टाइटल्ड, यानी कि फोर्थ सेक्शन के टाइटल के बारे में पूछा है। तो फोर्थ सेक्शन है डेथ बाय वाटर, ये फोर्थ सेक्शन है। थर्ड सेक्शन कौन सा है? थर्ड सेक्शन है द फायर सरमन। सेकेंड, अ गेम ऑफ चेस। फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड, और फर्स्ट है अ ब्यूरल ऑफ द डेड, अ ब्यूरल ऑफ द डेड। ये 5 सेक्शंस हैं, लेकिन हमसे पूछा है फोर्थ सेक्शन के बारे में, विच इज़ डेथ बाय वाटर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द वेस्ट लैंड कंक्लूड्स विद a/an डैश वर्ड। देखिए, वेस्ट लैंड कंक्लूड होता है किस भाषा के शब्द से? इंग्लिश भाषा के से होता है, या फ्रेंच से होता है, या हिंदी से, या फिर संस्कृत से? देखिए, वेस्ट लैंड कंक्लूड होता है संस्कृत भाषा के शब्दों से, और वो शब्द कौन से हैं? वो शब्द हैं शांति ही एंड शांति ही। ये 3 बार लिखा हुआ है। ये इन वर्ड से ये कंक्लूड होता है, संस्कृत के वर्ड है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, द वेस्ट लैंड कंक्लूड्स विद अ संस्कृत वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, When was John Galsworthy awarded Nobel Prize in Literature? देखिए, जॉन गैल्सवर्दी को कब मिला था नोबेल प्राइज़? ही वॉन नोबेल प्राइज़ इन 1932। 1932 में जॉन गैल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द शेक्सपियर प्ले टर्म्ड एज आर्टिस्टिक फेलियर बाय टी.एस. इलियट इज़। देखिए, शेक्सपियर के वर्क के बारे में बताना है जिसे टी.एस. इलियट ने आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। किंग लियर को कहा है, ओथेलो को कहा है, हैमलेट को कहा है, या फिर एज यू लाइक इट को कहा है। देखिए, टी.एस. इलियट ने आर्टिस्टिक फेलियर शेक्सपियर के हैमलेट को कहा है। इनके अकॉर्डिंग इट इज़ एन आर्टिस्टिक फेलियर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। देखिए, ये फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी राइटर को उसके वर्क्स के अकॉर्डिंग किसी भी फ्रेज से उसे इंट्रोड्यूस करना। और जब वर्ड्सवर्थ की बात आती है तो वर्ड्सवर्थ तो नेचर के पुजारी ही हैं, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि ही इज़ नोन एज अ नेचर पोइट। हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, यानी कि नेचर का पुजारी किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को? नेचर का पुजारी डी क्विंसी ने कहा है वर्ड्सवर्थ को। इनका पूरा नाम है थॉमस डी क्विंसी, और इन्होंने ही वर्ड्सवर्थ को कहा है हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर अकर्स इन। देखिए, इस कोटेशन के बारे में पूछा है, एंड दिस कोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत एग्जाम्स में पूछी गई है, बहुत ही फेमस कोटेशन है। देखिए, पूछा गया है कि कोटेशन इन वर्क्स में से किस में अकर हुई है, किस में लिखी गई है, बेसिकली ये पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इन चारों वर्क्स की। हमें पता है ये सारे किसके वर्क हैं? ये कीट्स के वर्क हैं, कीट्स के वर्क हैं ये। और कीट्स की एंडेमियन में इन्होंने अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर इस कोटेशन को लिखा है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ ला बेले डैम सेंस मर्सी रिटन इन विच फॉर्म। देखिए ये ला बेले डैम सेंस मर्सी ये भी कीट्स की है। पूछा जा सकता है किसका वर्क है, कीट्स का है। पूछा गया है कि ये किस फॉर्म में लिखी गई है, लिरिक फॉर्म में, ड्रामेटिक मोनोलॉग में, बैलेड में, या फिर सी एंड ए यानी कि लिरिक और बैलेड दोनों में। सो देखिए ला बेले डैम सेंस मर्सी लिरिक एंड बैलेड दोनों फॉर्म में लिखी गई है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, सी एंड ए, क्योंकि ये लिरिक और बैलेड दोनों फॉर्म में लिखी गई है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ हु इज़ द ऑथर ऑफ कल्चरल एंड एनार्की। देखिए कल्चरल एंड एनार्की के ऑथर के बारे में पूछा है कि ये जो पोएम है ये किसने लिखी है, हु इज़ द ऑथर। सो मैथ्यू आर्नोल्ड इज़ द ऑथर ऑफ कल्चरल एंड एनार्की, इन्होंने ये लिखी है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डी इज़ कॉल्ड एज। हार्डी को क्या बोलते हैं, बेसिकली क्लासिकल पोइट्स बोलते हैं, आइडियल नॉवेलिस्ट बोलते हैं, रीजनल नॉवेलिस्ट बोलते हैं, या फिर एक्सपेरिमेंटल नॉवेलिस्ट बोलते हैं। देखिए हार्डी के जब हम वर्क्स पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि वो एक रीजन को बहुत ज़्यादा बताते हैं, एक रीजन को ज़रूर अपने हर वर्क में वो उस रीजन का नाम ज़रूर लिखते हैं मोस्टली। सो हार्डी एक रीजनल नॉवेलिस्ट हैं क्योंकि वो रीजन को बहुत यूज़ करते हैं अपने प्लेज में, और एक रीजन है उनका वेसेक्स, जिस वेसेक्स को वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इस रीजन से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो रीजन है ये किसके वर्क्स में पाया जाता है, तो ये थॉमस हार्डी के वर्क्स में पाया जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ टी.एस. एलियट द वेस्ट लैंड इज़ डेडिकेटेड टू। देखिए टी.एस. एलियट के वेस्ट लैंड के बारे में पूछा है कि इन्होंने इसको किसे डेडिकेट किया है। डांते, हॉपकिंस, इज़रा पाउंड या फिर कॉलरिज। देखिए टी.एस. एलियट ने वेस्ट लैंड डेडिकेट किया है ऑप्शन सी इज़रा पाउंड को। एक लेटर फॉर्म में इन्होंने ये जो वर्क है इनका ये इज़रा पाउंड को डेडिकेट किया है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट प्लिट्ज़र प्राइज़। देखिए प्लिट्ज़र प्राइज़ लिटरेचर की दुनिया का प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और पूछा गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कितनी बार प्लिट्ज़र प्राइज़ मिल चुका है। सो गाइज रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉन 4 टाइम्स, इन्हें 4 बार प्लिट्ज़र प्राइज़ मिल चुका है। और अगर बात करें कि कब कब मिल चुका है और किस वर्क के लिए, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले इन्हें मिला था 1924 में अपने वर्क न्यू हैम्पशायर के लिए, हैम्पशायर के लिए मिला है इन्हें 1924 में न्यू हैम्पशायर के लिए। सेकंड जो इन्हें प्लिट्ज़र प्राइज़ मिला है वो मिला है 1931 में इनकी कलेक्टेड पोएम्स के लिए। थर्ड प्लिट्ज़र प्राइज़ मिला है इन्हें 1937 में, और ये मिला है इन्हें अ फर्दर रेंज के लिए, अ फर्दर रेंज। एंड फोर्थ प्लिट्ज़र प्राइज़ मिला है इन्हें 1943 में, और ये मिला है इन्हें अ विटनेस ट्री के लिए, विटनेस ट्री। सो इस तरह इन्हें 4 बार प्लिट्ज़र प्राइज़ मिला है। मैंने आपको चारों वर्क्स बता दिए कि किस किस वर्क के लिए मिला है और कब मिला है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ही वॉन्ट 4 प्लिट्ज़र प्राइज़, यानी कि 4 टाइम्स इन्होंने प्लिट्ज़र प्राइज़ जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ वॉल्ट विटमन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन इज़ एन एलिजी ऑन। देखिए 3 क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए। सबसे पहला कि ओ कैप्टन माई कैप्टन किसकी पोएम है। ओ कैप्टन माई कैप्टन पोएम है वॉल्ट विटमैन की। ओ कैप्टन माई कैप्टन एक एलिजी है, तो 2 क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए। तीसरा क्वेश्चन ये है ही कि वॉल्ट विटमन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन इज़ एन एलिजी ऑन, किसके ऊपर एलिजी है, मिल्टन के ऊपर पूछा गया है।
अब्राहम लिंकन के ऊपर, बोसवेल के ऊपर, हिज फादर के ऊपर। देखिए वॉल्ट विटमैन की ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये एलिजी इन्होंने लिखी है अब्राहम लिंकन के ऊपर। देखिए अब्राहम लिंकन के असैसिनेशन के बाद ये एलिजी इन्होंने लिखी थी, सो ये इनकी डेथ के ऊपर लिखी गई है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ पोएम बाय। देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसकी पोएम है ये पूछा गया है, शैली की है, वर्ड्सवर्थ की है, विटमैन की है, या फिर टेनिसन की है। अ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ पोएम बाय वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ये विटमैन की पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज फ्रॉम अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या रशिया। देखिए अर्नेस्ट हेमिंगवे he is an American poet, so he belongs to America. Option A is the correct answer. Next question देखते हैं, which is the title The Sound and the Fury is taken from। देखिए इस टाइटल के बारे में पूछा है, द साउंड एंड द फरी किस वर्क से लिया गया है, किस प्ले से लिया गया है। देखिए हम ऑप्शंस देखें तो हैमलेट, मैकबेथ, द टेम्पेस्ट, किंग लियर, ये चारों प्ले शेक्सपियर के हैं। तो द साउंड एंड द फरी किस इन चारों प्लेज में से किस प्ले से लिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे द साउंड एंड द फरी की। देखिए ये फॉकनर की पोयम है, फॉकनर की, और इसे 1929 में लिखा गया है। इस पोयम का टाइटल लिया गया है हैमलेट के शेक्सपियर के मैकबेथ से, और मैकबेथ के 5th एक्ट से ये टाइटल लिया गया है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ एब्सलम। एब्सलम इज़ अ वर्क बाय। देखिए ये वर्क एब्सलम एंड एब्सलम इज़ अ वर्क बाय जॉन ड्राइडन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, विलियम फॉकनर। देखिए एब्सलम वर्क है विलियम फॉकनर का, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर ये पूछा जाए कि ये वर्क कब लिखा गया था, so it was written in 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ गैल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। देखिए गैल्सवर्दी के फर्स्ट प्ले के बारे में पूछा है कि इनका पहला प्ले कौन सा है जो इन्होंने सबसे पहले लिखा था। तो लॉयल्टीज, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए ये चारों प्ले गैल्सवर्दी के हैं, इनमें से जो फर्स्ट प्ले है इनका वो है सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स इन्होंने सबसे पहले लिखा था, और ये कब लिखा था, ये 1906 में। सिल्वर बॉक्स एक बार मैं वापस लिख देती हूँ, 1906 में। फ्रेंड्स सिल्वर बॉक्स इज़ अ 3 एक्ट कॉमेडी बाय गैल्सवर्दी, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ इन विच ईयर वॉज जस्टिस पब्लिश्ड। देखिए जस्टिस भी गैल्सवर्दी का ही वर्क है, और इसे कब पब्लिश किया गया था, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1910। ये 1910 में इसे पब्लिश किया गया था। किसने किया था, गैल्सवर्दी ने, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ who said that Shakespeare in his comedies has only heroines and no heroes। देखिए किसी ने कहा है कि शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में हीरोइंस ही होती हैं, हीरोज़ नहीं होते। ये किसका स्टेटमेंट है शेक्सपियर के लिए, बैन जॉनसन का, जॉन रस्किन का, विलियम हैजलिट का, या फिर ऑर्नोल्ड का। देखिए शेक्सपियर अपनी कॉमेडीज़ में सिर्फ हीरोइंस ही शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में सिर्फ हीरोइंस ही होती हैं, हीरोज़ नहीं होते। ये स्टेटमेंट है जॉन रस्किन का। इन्होंने कहा है शेक्सपियर के बारे में कि वो अपनी कॉमेडीज़ में केवल हीरोइंस को ही रखते हैं, हीरोज़ को नहीं, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो इज़ द हैमलेट वॉज रिटन बाय। देखिए आई एम डैम श्योर कि आप जब हैमलेट देखेंगे, हैमलेट शब्द पढ़ेंगे और नीचे ऑप्शन में शेक्सपियर देखेंगे, आप शेक्सपियर पे लगा देंगे, बट ये गलत है। हमें पूरा पढ़ना है, द हैमलेट वॉज रिटन बाय। देखिए हैमलेट के आगे आर्टिकल लगा हुआ है द, और द हैमलेट लिखा है फॉकनर ने,
सो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बेशक हैमलेट किसने लिखा है? हैमलेट लिखा है शेक्सपियर ने, लेकिन द हैमलेट लिखा है फॉकनर ने। आंसर इसका ए है। और एक और है हैमलेट से रिलेटेड, जो टाइटल ये कुछ इस तरह है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ये टी.एस. इलियट का वर्क है। दिस इज टी.एस. इलियट्स वर्क। और हैमलेट शेक्सपियर का है और द हैमलेट फॉकनर का है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं इस सीरीज़ के। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।